लास्ट टाइम हमने मंच हाइपोथेसिस, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस पर बात की थी और उसका एक एक्सपेरिमेंटल प्रेजेंटेशन हमने देखा कि एंड ऑस्मोसिस वहाँ ज़्यादा होगा जहाँ सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, और इस एंड ऑस्मोसिस ज़्यादा होने के कारण उस एरिया में टीपी ज़्यादा हो जाता है। सेकेंड केस में हमने देखा कि जहाँ सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन लो है वहाँ एंड ऑस्मोसिस लो रेट पर होने के कारण वहाँ लो टीपी ग्रेडियंट डेवलप होता है और हाई टीपी टू लो टीपी ग्रेडियंट की तरफ एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो मंच हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हमने ऑब्जर्व किया। पर इस हाइपोथेसिस में, इस एक्सपेरिमेंटल रिव्यू में कुछ प्रॉब्लम्स थे, कुछ ऑब्जेक्शंस थे। जैसे ऑब्जेक्शंस पर हम बात करें, पहला ऑब्जर्वेशन यही था कि मंच हाइपोथेसिस में ये फ्लो यूनिडायरेक्शनल बताया गया है, लेकिन एक प्लांट बॉडी में सोर्स सिर्फ मैच्योर लीफ है, तो सिंक कहीं भी हो सकता है, वो अपसाइड, डाउन साइड, लेटरल साइड्स पर कहीं भी हो सकता है। इसलिए यूनिडायरेक्शनल फ्लो फ्रॉम द सेम सीव एलिमेंट पॉसिबल नहीं है। द आंसर वाज इट शैल बी मल्टी डायरेक्शनल। या हम बाई डायरेक्शनल एटलीस्ट कहें। यूनिडायरेक्शनल फ्लो एक सीव एलिमेंट से नहीं हो पाएगा। दूसरा ऑब्जेक्शन जो था, मंच हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जब सुक्रोज का फ्लो होता है तो वो फ्लो पैसिव फ्लो होता है, यानी सुक्रोज ट्रांसपोर्ट के दौरान किसी भी प्रकार का ऊर्जा खर्च नहीं होगा। लेकिन बाद में ऑब्जर्व किया गया एक्सपेरिमेंटली कि जितना सुक्रोज का अमाउंट दिया जाएगा और उससे जितना एटीपी रिलीज होना चाहिए, वास्तव में सिंक पर पहुंचने पर उतनी ही सुक्रोज वहाँ ट्रांसपोर्ट होकर फाइनली सिंक पर नहीं पहुंचती। इसका मतलब है इन बिटवीन द सोर्स एंड सिंक कहीं सुक्रोज कंज्यूम हो जाता है। यानी यूज ऑफ एटीपी मंच हाइपोथेसिस में एक्सप्लेन नहीं किया गया। ऑल्दो हम फ्लोएम लोडिंग में ऑलरेडी ये बात पढ़ चुके हैं कि व्हेन सुक्रोज इज लोडेड इन द सीव एलिमेंट्स द एनर्जी इज कंज्यूम्ड। यानी ये एक एक्टिव प्रोसेस है। ये हमने पढ़ लिया कि वास्तव में ये एक एक्टिव प्रोसेस है। एच आयंस के ट्रांसपोर्ट में हमेशा एटीपी खर्च होगा। ये दो मेजर ऑब्जेक्शंस इस थ्योरी के अगेंस्ट, मंच हाइपोथेसिस के अगेंस्ट प्रपोज किए गए थे। जो मंच हाइपोथेसिस हमने पढ़ा है, इस हाइपोथेसिस को हम सेल्यूलर लेवल पर एक्सप्लेन करते हैं। सेल्यूलर लेवल पर एक हाइपोथेटिकल डायग्राम से अगर हम ये समझें कि एक्चुअली काम हो कैसे रहा है। अगर हम इसे एक सीड ट्यूब एलिमेंट यानी चालनी नलिका तत्व मान लें जो पौधे में ऊपर से नीचे की ओर फैला हुआ है, तो अगर मैं ऐसा कहूं कि ये सोर्स एरिया की सीव है और ये सिंक एरिया की सीव है, बीच में मुझे एक सीव प्लेट दिख रही है और सीव प्लेट पर सीव पोर नजर आ रहे हैं। दूसरी बात, अगर हम ये मानकर चले कि जाइलम जो वेस्कुलर बंडल में फ्लोएम के साथ साथ ही होगा,
तीसरा चीज, जो सीव एलिमेंट होते हैं, सीव ट्यूब पर्टिकुलरली, उनके साथ यहाँ पर हम कंपेनियन सेल देख सकते हैं। हम ऑलरेडी जानते हैं कि कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब एलिमेंट सिस्टर एलिमेंट्स होते हैं। एनाटॉमी में सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा होगा कि ये दोनों सिस्टर एलिमेंट्स होते हैं, यानी एक ही मदर सेल से दोनों का ओरिजिन हुआ है। सो दे शेयर द कॉमन लेटरल वॉल। ये इस बात का सिंबल है कि दोनों का मदर सेल एक ही रहा होगा। बिसाइड्स, यहां हम एक सिंक सेल मान लेते हैं, यानी जो फाइनली फूड को कंज्यूम करेगा। इसी तरह यहां हम एक मीजोफिल सेल को अज्यूम कर लेते हैं कि एक मीजोफिल सेल जो फूड प्रोड्यूस करेगी। तो जितनी चीज़ें इस पूरे प्रोसेस में काम आनी है, हमने अजम्पशन बेस पर उनको इस तरह से अरेंज किया है। फूड प्रोड्यूसिंग सेंटर है मीजोफिल, कंपेनियन सेल जो इस पूरे प्रोसेस में ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सीव ट्यूब को कंट्रोल करेगी। सोर्स एरिया की सीव है, जाइलम है जो वाटर प्रोवाइड करेगा, सिंक एरिया की सीव है, सोर्स से सिंक में खाना आएगा, और सिंक सेल है जो इस फूड को कंज्यूम करेगी। इस पूरे प्रोसेस में अगर फूड जो शुगर की फॉर्म में है, वो सोर्स एरिया के सेल से कंपेनियन सेल यानी ट्रांसपोर्ट सेल और ट्रांसपोर्ट सेल से सोर्स सीव में आता है। इस प्रोसेस को हमने लोडिंग की फॉर्म में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि ये प्रोसेस लोडिंग कहलाएगा। जब फूड लोड हो जाएगा सोर्स सीव एरिया में, तो सोर्स सीव एरिया का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, अब इस बात को हम यहीं छोड़ते हैं, पहले उल्टा चलते हैं। फाइनली ये सारा फूड यहाँ जा रहा है और यहाँ जाकर इस सारे फूड ने कंज्यूम हो जाना है। जब इस एरिया में शुगर जाएगी तो अंडरस्टूड है इस एरिया का ऑस्मोटिक प्रेशर घट जाएगा, यानी वास्तव में एक हाई ओपी और एक लो ओपी ग्रेडियंट डेवलप हुआ है। इसे हम वाटर से रिलेशन में नहीं मानेंगे। याद रखें, वाटर रिलेशन में हम कहते हैं कि वाटर का मूवमेंट लो ओपी से हाई ओपी होता है, लेकिन यहाँ हम वाटर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए सीन उल्टा होगा। जब यहाँ ओपी राइज करेगा तो वाटर एंटर करेगा। ठीक, डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई ऑफ वाटर होगी। यहाँ बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। जब ओपी डाउन होगा तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल आएंगे, और जाइलम क्योंकि कंटिन्यू है तो पानी का फ्लो जाइलम में चलता रहेगा। अब जब यहाँ पर पानी आ गया तो अंडरस्टूड है इस एरिया में क्या होगा, पानी आ जाने से इस एरिया का टीपी बढ़ जाएगा, जबकि यहाँ पानी बाहर जाने से इस एरिया का टीपी रिड्यूस हो जाएगा। शुगर आई, ओपी बढ़ा, पानी आया तो टीपी बढ़ा, शुगर गई, ओपी घटा, पानी गया और टीपी भी घट गया। फाइनली क्या डेवलप हुआ है, एक हाई टीपी टू लो टीपी ग्रेडियंट डेवलप हो गया। जैसा हमने लास्ट टाइम मंच थ्योरी के एक्सप्लेनेशन में भी देखा है कि वहाँ भी ए साइड के सॉल्यूशन पर टीपी हाई हो गया था और बी साइड के सॉल्यूशन पर टीपी लो हो गया था। अब
सिंपली फूड का फ्लो हाई टीपी ग्रेडियंट से लो टीपी ग्रेडियंट की तरफ होता चला जाएगा। ये देखने में यूनिडायरेक्शनल लग रहा है, पर वास्तव में ऐसा नहीं होगा। एक प्लांट में हाई टीपी ग्रेडियंट सिर्फ वहाँ होगा जहाँ मैच्योर लीफ फूड को प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन लो टीपी ग्रेडियंट उन सभी जगहों पर होगा जो नॉन ग्रीन पार्ट्स होंगे। हम जानते हैं वो मेरिस्टेम हो सकता है, वो बर्ड, फ्रूट, फ्लावर, सीड, रूट, स्टेम, नोड, इंटरनोड, किसी भी एरिया में जो नॉन ग्रीन है वो सब सिंक होंगे। तो उन सभी एरिया में टीपी लो होगा और मैच्योर लीफ के सोर्स एरिया में टीपी हाई होगा। इसीलिए हमने कहा कि मंच थ्योरी के अकॉर्डिंग जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो बताया गया वो गलत था, ये मल्टी डायरेक्शनल होगा। एक बार सोर्स के सीव में फूड लोड हो जाने के बाद जहाँ जहाँ सिंक्स हैं, जहाँ जहाँ पर लो टीपी अवेलेबल है, उन सभी जगहों पर ये ट्रांसपोर्ट परफॉर्म किया जाएगा। इसलिए हमने मल्टी डायरेक्शनल वर्ड का इस्तेमाल किया, या एटलीस्ट बाई डायरेक्शनल हम वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारा जो फ्लो हो रहा है सोर्स से सिंक की तरफ, ये जो फ्लो जा रहा है ये टीपी ग्रेडियंट की अकॉर्डिंग जा रहा है, और ये टीपी ग्रेडियंट किसकी वजह से डेवलप हुआ? ओपी ग्रेडियंट की वजह से डेवलप हुआ। अब जैसा मंच थ्योरी में था, यहाँ शुगर आती जाएगी और यहाँ शुगर कंज्यूम होती रहेगी। अगर ये एरिया शुगर को कंज्यूम करना बंद कर दे और सिर्फ शुगर को इकट्ठा करता रहे और वो शुगर डालता रहे, समझिए बात, अगर ये शुगर प्रोड्यूस करके यहाँ डालता रहे और ये शुगर को सिर्फ स्टोर करता रहेगा, तो एक दिन दोनों तरफ बैलेंस हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर का। इसलिए इस शुगर की लोडिंग के साथ साथ अनलोडिंग होना ज़रूरी है। अगर लोडिंग और अनलोडिंग लगातार चलते रहेंगे तभी ये ग्रेडियंट मेंटेन रह पाएगा। अगर दोनों एरिया का ओपी सेम हो गया तो ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो जाता है। तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन करने के लिए, हाई ओपी से लो ओपी की तरफ इस ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए प्रोडक्शन के साथ साथ कंजम्पशन भी उतना ही नेसेसरी होगा। सिर्फ डालते रहेंगे तो भी गड़बड़ है, और अगर सिर्फ निकाला जाता रहेगा, वहाँ से लोड नहीं होगा, तो भी प्लांट की डेथ होने की हमेशा पॉसिबिलिटी रहेगी। ये एक बेसिक प्रेजेंटेशन है जो मंच हाइपोथेसिस को सेल्यूलर लेवल पर एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट टर्न पर हम नए चैप्टर से शुरू करेंगे, दैट्स मिनरल ट्रांसपोर्ट। थैंक यू।